फार्मूला बताए थे मिक्स्ड एनर्जी से। तो अब आज एक क्वेश्चन देंगे, रिएक्शन अगर एज फॉलो। रिएक्शन अगर एज फॉलो at 27 डिग्री सेल्सियस। If enthalpy change for the process minus 200 joule per Kelvin, find value of free energy change. फाइंड वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। हाँ, इस फ्री एनर्जी चेंज को लोग गिफ्ट फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिफ्ट फ्री एनर्जी बोलते हैं, या फ्री एनर्जी बोल सकते हैं ना भैया। तो फ्री एनर्जी चेंज। अब सभी लोग ध्यान से देखो, ये सिंपल सा फार्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। कहाँ गए हो गए? चलो, तो आपको डेल्टा जी फाइंड करना है। डेल्टा जी क्या करना है? क्या फाइंड करना है। डेल्टा एच देख रहे हो, दिया है, दिया ना, टेम्परेचर दिया गया है, डेल्टा एस भी दिया गया है। इसी में थोड़ा सा और ऐड कर लो कि आपको ये भी प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। आगे देखिएगा, इसी में also predict that reaction is spontaneous or not. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये भी आपको बताना है। तो देखना बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू कितना है? माइनस 40 किलो जूल है। डेल्टा एस कितना है? माइनस 200 जूल पर केल्विन है। ध्यान रखिए, यूनिट पहले सेम करो, ये किलो जूल है और ये जूल पर केल्विन है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड। आर कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 200 बटे कितना? 3000 बराबर कितना? माइनस 0.2 किलो जूल ये जाएगा। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस मतलब दिया गया है। कैपिटल टी है ना, तो बताया गया था अगर कैपिटल टी है तो केल्विन में है। अब तो सारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर कितना बेटा? डेल्टा जी पता करना है, माइनस 40 माइनस यहाँ पर कितना? माइनस 0.2 कर देते हैं, पहले एस पहले कर देते हैं, डेल्टा एस पहले कर देते हैं, टी बाद में, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300। अब माइनस 40 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक दशमलव लगा दो, ये कितना आ जाएगा? 60। तो कितना आ जाएगा? प्लस 20 किलो। ये डेल्टा जी आ गया। पॉजिटिव है, प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और इतना क्या है तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन एक बार AIEEE में पूछा गया था, देखा जाए। ठीक है, एक्चुअल डाटा में नहीं मालूम लेकिन क्वेश्चन हो गया, तरीका हो गया। तो लिखते हैं रिएक्शन अगर एज फॉलो। हो सकता है डाटा कुछ और रहा हो लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। If entropy change for process is Joule per Kelvin, find the temperature at which process is spontaneous. Find the temperature at which process is spontaneous. यहाँ पर ध्यान रखना, इधर हम लोग P नो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S से पढ़े हैं। इफ डेल्टा G इक्वल टू 0 देन डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा P डेल्टा S, या T इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ये तो जाएगा, ये जाएगा। तो डेल्टा H कितना है 40 जूल और डेल्टा S कितना है 150 जूल है। तो दोनों की यूनिट सेम कर लो तो कितना आ जाएगा 1.5। ये कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 4000 बटे 15 तो 15 दूनी 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, 15 छक्का 90 चलता है। केल्विन या सेल्सियस क्या केल्विन कैपिटल ना। तो क्या आंसर यही होगा। अब ध्यान दो, सॉरी तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये टेम्परेचर रख दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये टेम्परेचर रख दो वैल्यू क्या आ जाएगी और रखना क्या है नेगेटिव। तो कल आपको पढ़ाया गया था कि डेल्टा G यहाँ पर क्या, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S भी क्या है पॉजिटिव है तो डेल्टा G कब निगेटिव होगा डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। अब ये ध्यान देना कि डेल्टा G निगेटिव आए तो डेल्टा H की पॉजिटिव वैल्यू P डेल्टा S की निगेटिव वैल्यू से कम हो जाए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप डेल्टा S तो पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो लेकिन यहाँ टेम्परेचर और S का मल्टीपल डेल्टा H के बराबर है तो दोनों वैल्यू 0 आ जा रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो P डेल्टा S की नेगेटिव वैल्यू डेल्टा H के पॉजिटिव वैल्यू से क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। कल लिखा है ना, तो क्या आंसर देंगे वो ग्रेटर देन क्या लिखेंगे टेम्परेचर शुड बी 266.6
ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो फिर आई तो है। चलो रिलेशन बिटवीन दो भैया free energy change and equilibrium constant. Relation between free energy change and equilibrium constant. ज़्यादा डिटेल में इसको लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 NR log क्या हो जाएगा? सॉरी थोड़ा सा एन नहीं रहेगा, RT रहेगा। क्या रहेगा? ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा T, ये रहेगा, ये हो जाएगा KP। ठीक है। R अच्छा ये ध्यान रखिए स्टैंडर्ड वैल्यू है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यू आपको बताई गई है, लेकिन यहाँ पर आप ये वैल्यू रखोगे। ये वैल्यू क्यों रखोगे? नहीं स्टैंडर्ड नहीं, जूल में। ये चूंकि फ्री एनर्जी है ना, और फ्री एनर्जी के लिए आप क्या लिखते हो? जनरली जूल में लेते हो, जैसे जूल में लिखेंगे। टेम्परेचर आप जानिए, और लॉग केपी क्या है? केपी केल्विन और केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार जब ये अलग अलग एग्जाम होते थे, ठीक है, अलग अलग मतलब जो नीट होने का बोर्ड मतलब स्टेट लेवल वाले, उसमें छत्तीसगढ़ पीएमटी में पूछा गया था कि है एट विच वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी इज नेगेटिव। एट विच वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी इज नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की किस वैल्यू पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा? ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान में होता है केपी की वैल्यू आप 1 रख दो। केपी की वैल्यू क्या रख दो? तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। डेल्टा जी नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब 0 हो जाएगा। तो इफ KP equal to 1, डेल्टा जी नॉट 0, KP ग्रेटर देन 1। KP की वैल्यू 1 से मान लो log 10 है, तो log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 से पूरे को गुणा करोगे पहले नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? KP लेस देन 1, डेल्टा जी नॉट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किस वैल्यू पर के डेल्टा जी नेगेटिव होगा? ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये रिलेशन जानते रहेगा। चलो आगे क्वेश्चन 1। रिएक्शन
after at 27 डिग्री सेल्सियस एट आवर। Value of free energy change for this case. Find value of free energy change for this case. Find value of free energy change for this case. तो हमें तो नहीं लग रहा क्वेश्चन कोई दम है, लग रहा किसी को भैया? तो यहाँ पर क्या लिखने चल रहा है? डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log KT। R की वैल्यू टेम्परेचर कितना? log Kp 10 पावर 5। तो log के पहले आ जाती है वैल्यू, पावर हमेशा log के पहले आ जाती है, जानते हैं नहीं जानते? ये जो पावर है पहले आ जाएगा 5 log 10 की वैल्यू 1, तो इतना जूल आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ भी है, लेकिन हमने सिलेबस में नहीं है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? गणित में जो जीरो का लॉ भी है वो भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो भी बताने का कोई मतलब नहीं है। आज ज़्यादा मैं 2-3 क्वेश्चन ग्रुप में भेजेंगे फ्री एनर्जी पे, ठीक है? तो भाई उसको रिमूव करें। एक लाइन नोट करके, बॉयल्ड एग की एंट्रॉपी बढ़ेगी या घटेगी? बॉयल्ड एग, अंडे को उबाल दिया जाए तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, सॉल्यूटनेस क्या रहेगा? एक में क्या होता है? प्रोटीन। एक में क्या करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉइल। तो जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये अनकॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकॉइल। अब बताओ, पहले व्यवस्थित था, अब व्यवस्थित है? पहले व्यवस्थित था, अब अव्यवस्थित है। तो बॉयल्ड की एक की एंट्रॉपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो नोट करके, अब आपको क्या लगता है कि जैसे हमने पहले लिक्विड टाइप का था, उबाल दिए तो सॉलिड हो गया, तो लिक्विड की एंट्रॉपी ज़्यादा होती है, सॉलिड की कम। एक पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ उल्टा है। लिख लेगा नोट करके, एंट्रॉपी ऑफ बॉयल्ड एग इंक्रीजेज। एंट्रॉपी ऑफ बॉयल्ड एग इंक्रीजेज। एंट्रॉपी ऑफ बॉयल्ड एग इंक्रीजेज। दूसरा पॉइंट था, एंट्रॉपी ऑफ बॉयल्ड एग इंक्रीजेज। एक विदाउट है क्या, मतलब लिख पाए नहीं? एंट्रॉपी ऑफ बॉयल्ड एग इंक्रीज, एरो ऊपर मतलब बढ़ेगी। अच्छा, एक रबर की रस्सी को खींच दिया जाए तो एंट्रॉपी क्या होगी? रबर की रस्सी है,
खींच दिया जाए तो एंट्रॉपी उसकी घटेगी, क्योंकि रबर जो है पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। पहले एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये पहले अव्यवस्थित थे, जब खींचा जाएगा तो क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे, मतलब एंट्रॉपी क्या होगी? घटेगी। तो लिख देगा एंट्रॉपी ऑफ स्ट्रेच्ड रबर कार्ड एरो नीचे मतलब घटेगी। तो एक खींची हुई रबर की रस्सी की एंट्रॉपी क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। तो खींची हुई रबर की रस्सी की एंट्रॉपी घट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में, एंट्रॉपी के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में। अब इसका लिमिटेशन क्या है? लिखने के लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये पूछ लिया था बेटा। माइक्रो, माइक्रो का मतलब बड़ा, ह्यूज। आपने ध्यान देना, जहां पर डिफिनेशन लिखा हमेशा एक मोल की बात किया है कि एक मोल की इंथैल्पी चेंज होने पर, एक मतलब एक मोल के बनने पर, एक मोल के टूटने पर, एक मोल के न्यूक्लाइड 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गई मोल के इक्विवेलेंट। ठीक है, या एक मोल की बांड टूटने पर। तो जहाँ पर भी बात किया गया है वो किसकी बात किया गया है? एक मोल। और एक मोल बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल की बात किया गया है। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब लगभग कितना? इतने मॉलिक्यूल की बात किया गया है। तो जब इतने मॉलिक्यूल की बात किया गया तो एक मॉलिक्यूल की तो बात ही नहीं किया गया। इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स से हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात ही नहीं करता। ठीक है, तो इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, i.e. does not inform property related from single molecule. Like its shape, structure, तो जो एक मॉलिक्यूल से प्रॉपर्टी रिलेट करेगी उसके बारे में नहीं बताएगा। It does not inform about path of the process। कोई भी प्रोसेस किस तरह से होता है उसके पाथ के बारे में नहीं होता, रास्ते के बारे में। हम लोगों ने हमेशा इनिशियल और फाइनल की बात किया है। प्रोसेस किस तरीके से कैरी किया गया है, किस रास्ते से हुआ है। और पाथ का मतलब मैकेनिज्म। जब आपको रास्ता नहीं पता चलेगा तो तरीका नहीं पता चलेगा। ठीक है, i.e. mechanism of the process। मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस, तो ये मैकेनिज्म के बारे में पता। किसी भी प्रोसेस, कोई प्रोसेस किस तरीके से होगा इसके बारे में ये नहीं पता। अच्छा, अब तो हम लोगों को ये पता चल गया कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, विजुअल है या
नहीं, ये पता चल गया सेकंड लॉ से, डेल्टा जी नेगेटिव है फिजिबल है, पॉजिटिव है फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो कितनी जल्दी कंप्लीट होगा या कितनी देर से कंप्लीट होगा, टाइम के बारे में, रेट के बारे में। कोई प्रोसेस हो रहा तो आज ही खत्म हो जाएगा, कल खत्म होगा, 2-4 दिन बाद खत्म होगा, कब खत्म होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो दैट नॉट प्रेडिक्ट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान दो, हमने कहने के लिए इसको 3 लाइन में लिखा दिया है। कहने के लिए क्या किया है? 3 लाइन में। तो आपको 3 वर्ड में याद रखना है कि क्या 3 वर्ड है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं बताएगा। दूसरा क्लॉज, मतलब मैकेनिज्म या बात को इन्फॉर्म नहीं करेगा, आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। और रेट को इन्फॉर्म नहीं करेगा। बस एक 3 पॉइंट आपके काम के। क्या क्या इन्फॉर्म नहीं कर रहा है? मैकेनिज्म, रेट, माइक्रोस्कोप। और ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आप एक साथ एक दिन में कलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद किया। आगे चलता है, इसको रिमूव करें। लिमिटेशन ऐसा ही हो गया। यूज इन केमिस्ट्री most of the concept of physical chemistry केमिस्ट्री के मोस्टली कॉन्सेप्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री के जहाँ पर भी टेम्परेचर आ गया, इसमें थर्मोडायनामिक्स वहाँ पर क्या किया आपने? यूज किया है। इन फिजिक्स, फिजिक्स में बेटा आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लाइट, लाइट का भी हीट का आपने इफेक्ट देखा होगा। और क्या? करंट, मैग्नेटिज्म। तो कहाँ पर भैया? करंट पर, लाइट पर और मैग्नेटिज्म पर। इफेक्ट ऑफ हीट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करके इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ लाइट, करंट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट पर। तो तीनों पर हीट का इफेक्ट पड़ता है। आपको सब फिजिक्स में पढ़े क्या पढ़ेंगे? इन इंजीनियरिंग to determine efficiency of इंजन की इफिशियंसी डिटरमाइन करना है। इंजन की इफिशियंसी डिटरमाइन करना है। थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा, कुछ पार्ट हमने छोड़ दिया है डायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में। जैसे इंजन छोड़ दिया है, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस छोड़ दिया है। आइसोथर्मल को आया है, एडियाबैटिक को क्या किया है? छोड़ दिया है। तो सबसे बात हुई है, फिजिक्स में भी वही चीज़ पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। तो सर उसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो एडियाबैटिक वाला कवर करेंगे, ठीक है। आगे चल रहा है। तो ये चैप्टर क्लोज हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो एक पेज कम से कम छोड़ दीजिएगा। आज हम 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर आगे आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। तो क्या है भैया सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। तो ध्यान देना बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। तो अगर आपसे कोई कहे सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर है कितने कंपोनेंट का? दो या दो से अधिक कंपोनेंट। अच्छा, होमोजेनियस का क्या मतलब होता है? सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। तो जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम हो, उसको क्या कहेंगे? होमोजेनियस। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इफ मिक्सचर है टू कंपोनेंट, है टू कंपोनेंट, तो अगर मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट हैं, देन इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तब इसे क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट क्या होगा? सोल्यूट होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, तो दो या अधिक मिक्सचर के कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन कह रहे हो। अगर दो ही कंपोनेंट हैं तो फिर आप उसको क्या कर रहे हो? बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें एक कंपोनेंट सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट व्हिच बीइंग डिसॉल्व, व्हिच बीइंग डिसॉल्व, जो डिसॉल्व होता है, और डिसअपीयर, डिसॉल्व होता है या डिसअपीयर हो जाता है। इन व्हिच सोल्यूट डिसॉल्व, जिसमें सोल्यूट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। जिसमें सोल्यूट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो गया। तो आप उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो शुगर और वाटर है, बहुत पानी में, बस वैसे देखो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ये आपका जो शुगर है ये सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड। सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड। अब इसमें कहा जाए कि कौन सा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट है, तो आप क्या कहेंगे? शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अच्छा, एक और चीज, क्यों शुगर सॉल्यूट है? क्योंकि शुगर को डिसॉल्व करने पर ये डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। या ऐसे कह लो कि जब दोनों की फेज अलग अलग हो, दोनों कंपोनेंट अलग अलग फेज में हो, जैसे सॉलिड में और क्या है? लिक्विड में, तो जिस कंपोनेंट की फेज सॉल्यूशन के फेज से डिफर करेगी वो सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट होगा, और जिसकी सेम फेज में होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। जब डिफरेंट फेज है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज सेम होगी, और सोल्यूट की फेज क्या करेगी? डिफर करेगी। मतलब ये सेम फेज है। ये आपका सोल्यूट है, ये क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। ये सेम फेज में है, ठीक है? और ये क्या है? डिफर कर रहा है। हाँ, एक और चीज बेटा, अगर मान लो दोनों सेम फेज में है, दोनों क्या है? सेम फेज में है। यहाँ पर मान लो एल्कोहल ले लिया जाए और वाटर ले लिया जाए। अब ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका क्या है? लिक्विड है। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा? तो अब दोनों अलग अलग फेज में हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एल्कोहल सॉल्यूट है या वाटर सॉल्यूट है, तब आप कहोगे जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो कम है वो। अब यहाँ पर जैसे हमने इसके नीचे सोल्यूट सीधे लिख दिया है, लिख दिया ना कि ये सोल्यूट है, इसके नीचे सीधे हम सोल्यूट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कौन ज़्यादा है।
जो ज़्यादा है वो सोल्यूट है और जो कम है उल्टा बोले क्या, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो कम है वो क्या बेटा, सोल्यूट है। तो यहाँ पर हम ऐसे किसी को सोल्यूट या सॉल्वेंट नहीं बोल पाएंगे। हाँ, एक प्रश्न आप कर सकते हो कि अगर दोनों सेम अमाउंट में, दोनों के अमाउंट क्या कर दिया जाए सेम, तब आप किसी को भी सोल्यूट बोल दो और किसी को भी सॉल्वेंट बोल दो, तब ये डिफाइन नहीं है, तब ये डिफाइन नहीं है कि हम किसको सोल्यूट बोलेंगे, हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जिसको आपकी इच्छा हो सोल्यूट बोल दो और जिसको इच्छा हो सॉल्वेंट, मतलब ये सीधे करो, तब कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को सोल्यूट कह पा रहे हो ना किसी को सॉल्वेंट, क्योंकि वो किसी डिफिनेशन को ओबे नहीं कर रहा है। बात क्लियर? चलो बेटा, तो आपने कहा कि बाइनरी अभी चलेगा, अच्छा फिजिकल स्टेट के बेस पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट solution may be 9 type, will be 7 type. On the basis of physical state of solute and solvent कितना पड़ेगा? ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपसे कहा था मे बी, तो आप कहेंगे 9 टाइप। यहाँ पर ध्यान देना सोल्यूट और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये एग्जाम्पल। यहाँ पर सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड 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 सॉलिड लिक्विड गैस, गैस 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 लिक्विड गैस सॉलिड, ये 9 टाइप के हो सकते हैं भैया। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, सॉलिड सॉलिड एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड अभी भी आपने लिखा था शुगर प्लस वाटर। सॉलिड गैस कार्बन और एयर, ये स्मोक है, क्या बेटा, ये हेट्रोजीनियस है। ये बिल बी में नहीं आएगा, 7 टाइप में आएगा। ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों सॉलिड और एयर मतलब लिक्विड गैस कंप्लीटली मिक्सर नहीं होंगे। लिक्विड लिक्विड क्या लेना चाह रहे हो, अल्कोहल और वाटर में भी आपने लिखा था। और भैया लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड क्या है आपका मरकरी, सॉलिड क्या है गोल्ड। मरकरी और सिल्वर ये लिक्विड और सॉलिड में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये भी एलॉय ही है, मिक्स। देखो 2 मेटल है ना, तो मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय। लेकिन यहाँ पर मर्करी लिक्विड फॉर्म में, इसका मतलब ये इस सॉल्यूशन में आ गया। यहाँ पर लिक्विड गैस ड्यू या फॉर्म, ये भी हेट्रोजीनियस है। गैस गैस एयर, गैस लिक्विड बोलो CO2 प्लस H2O। गैस सॉलिड हाइड्रोजन गैस प्लस प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस प्लस प्लेटिनम। ये ध्यान देना, एक चैप्टर आप क्या हुआ करता था एडजॉर्प्शन। एक चैप्टर पहले क्या हुआ करता था, एडजॉर्प्शन। अब ये चैप्टर पूरा मतलब क्या कह लो सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था, सरफेस केमिस्ट्री रिमूव हो गया है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब कोई भी चीज़ आके किसी सॉलिड सरफेस के सतह पर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्लेटिनम की सतह पर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है,
यहाँ पर प्लेटियम के सरफेस पर एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका यूज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग इसका इस कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पर करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ पर कुछ विशेष बताना नहीं था, हमें बस ये बताना था कि 7 टाइप में कौन दो एग्जाम्पल नहीं आएंगे। तो ये दोनों 7 टाइप में नहीं आएंगे। कौन कौन से? सॉलिड गैस और लिक्विड गैस, ये दोनों 7 टाइप में नहीं आएंगे, 9 टाइप में आएंगे। तो इसको रिमूव करें क्या भैया? रिमूव करें। बताना इसको। आगे क्या? On the basis of physical state, of solution 3 टाइप हो जाएगा। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, सिलेबस से गायब है। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन है, और तीसरा है गैस सॉल्यूशन, ये भी सिलेबस से गायब है। तो हम लोग कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने चल रहे हैं? सारे सॉल्यूशन सिलेबस से गायब हैं आप, लेकिन केमिस्ट्री में गायब है, फिजिक्स में गायब नहीं है। केमिस्ट्री में गायब है, फिजिक्स में गायब नहीं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं ना, सेमीकंडक्टर, ये जहाँ पर आपने क्या किया है, जर्मेनियम वगैरह का मिक्सचर मिलाया है, जर्मेनियम में एल्युमिनियम वगैरह मिलाया है ना, तो दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। अब वहाँ पर वो 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ये सब होते हैं, तो सब आप फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री का कोई लेना देना अब नहीं है, पहले हुआ करता था। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, on the basis of concentration, solution is of 2 types. पहला भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन, सोल्यूट लेस देन 5%। concentrate solution, solute greater than or equal to 5%। तो अगर सोल्यूट की मात्रा 5% से कम है तो उसे आप डाइल्यूट कहेंगे। 5% या उससे ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। रिमूव करें क्या भैया? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंटी, सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप। पहला का अनसैचुरेटेड solution, extra solute can be dissolved at given temperature। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सॉल्वेंटी का मतलब क्या बेटा?
जैसे हम लोग कोई चीज़ डिजॉल्व करते थे, वाटर मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है कि बीच बीच में क्या होते भैया, स्पेस होते हैं। तो जब आप कोई चीज़ डिजॉल्व करते हैं तो ये जो सब्सटेंस होता है इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या हो जाता है, फिटअप रहता है, आगे फिट रह जाता है। तो जब तक ये स्पेस पाया जा रहा है तब तक तो डिजॉल्व होगा। जब स्पेस खत्म हो गया तो डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब तक डिजॉल्व होगा तब तक आप कह रहे हो कि अनसैचुरेटेड है, तो ये लिखा गया कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। अब ये फिलअप हो गया तब डिजॉल्व नहीं होगा, तब इसको आप क्या कहोगे, सैचुरेट। तो यहाँ पर दूसरा बेटा सैचुरेट सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। एट गिवन टेम्परेचर। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर आप एक्स्ट्रा सोल्यूट मतलब आगे फिर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिजॉल्व करें तो आप सपोज करो एक गैस जला लो बर्नर पे, थोड़ा सा वाटर रख दो, गैस धीरे धीरे जल रही है, उसमें आप शुगर मिलाते जाओ, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी, धीरे धीरे डिजॉल्व होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी। एक समय आएगा कि शुगर का डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब तक डिजॉल्व हो रही थी तब तक वो अनसैचुरेटेड है। जब डिजॉल्व होना बंद हो गया, सैचुरेट हो गया। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सैचुरेट सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सैचुरेट क्या हो जाएगा, अनसैचुरेट। क्यों अनसैचुरेट हो जाएगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर नहीं डिजॉल्व नहीं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल हैं, अब ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो दूर हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। अब दूर हट जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, जब उसमें और सोल्यूट आप क्या कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो। और सोल्यूट क्या कर सकते हो भैया, डिजॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो सैचुरेट है वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। और यहाँ पर तीसरा है सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। solution has more solute than needed for saturation। और ध्यान दो, आपने डिजॉल्व करना शुरू किया, डिजॉल्व हो रहा था, जब तक डिजॉल्व हो रहा था तब तक ये अनसैचुरेट था। जब डिजॉल्व होना बंद हो गया उस समय क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। जब डिजॉल्व होना बंद हो गया उसमें क्या हो गया, सैचुरेट। अब उसके बाद भी आपने सोल्यूट को क्या किया, मिला दिया। उसके बाद भी आपने सोल्यूट को क्या किया भैया, मिला दिया। डिजॉल्व तो होना बंद हो गया है, तो जब आप उसके बाद मिला देंगे तो जो सोल्यूट बाद में आपने मिलाया है ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ये सेटल हो जाएगा और ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन आता है। प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बात में ना, आप एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आप खाना खाते हो ना, खाना खाना शुरू किए हो, जब आपने शुरू किया है तो उसमें आप अनसैचुरेट थे, खा रहे हैं खाना, जब आपने खाना बंद कर दिया, थाली रख दिए, उसमें आप क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। ठीक है। और कोई मन पसंदीदा आइटम फिर मिल जाए, सब जो लगा छूट गया था, पार्टी वार्टी में जाते हैं लोग, घूम घूम के खाते हैं, खा लिए, अचानक दिखा रहे यार ये तो बहुत, हम तो खाया ही नहीं, बड़ा अच्छा है हमारा, तो फिर क्या करेंगे, तो सुपर सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन। चला आगे।
रिमूव करें इसको। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अभी जो पार्टी का एग्जाम्पल दिया उसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जो खाना शुरू किया है, खा चुका है, या सुपर सेचुरेट हो चुका है? कौन एग्जाम पे बैठा हुआ नजर आएगा? सुपर सेचुरेट। और घूम टहल कौन रहा है? तो सबसे स्टेबल कौन है? सुपर सेचुरेट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था, आपसे ध्यान रखिएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप बताएंगे सुपर सेचुरेट, फिर सेचुरेट एंड फिर अनसेचुरेट सॉल्यूशन। ये आप ऑर्डर बताएंगे। आगे चलेगा भैया? तो रिमूव कर रहे हैं चलो ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कंसर्न। अभी तक कहानी सुन रहे थे, बहुत कुछ खास था नहीं। कम से कम एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एक आध पॉइंट और किसी कहीं हिंट किए होंगे, उनको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ना रहेगा? कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पर देखा जाए कंसंट्रेशन टर्म पे क्या कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर देखें बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। पहला परसेंट स्ट्रेंथ, दूसरा बेटा कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, पीपीएम लेवल, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सब हैं। तो इतना हमें कम से कम में पढ़ना है भैया, इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। परसेंट डिस्टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, नाम से क्लियर है। परसेंट डिस्टेंस नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, परसेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम लोग देखें, आपने जो डिफिनीशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई वॉल्यूम, अरे सॉरी, बाई वॉल्यूम। W/V लिखेंगे, परसेंट डिस्टेंस W/V। मतलब इसी चीज को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंट डिस्टेंस बाई वॉल्यूम बोला जाएगा, या ऐसे जैसे 5% बाई वॉल्यूम कहा गया, या 5% W/V कहा गया। दोनों एक ही चीजें हैं। फार्मूला यहाँ पर क्या होता है बेटा? W/V × 100। W क्या है? ये फार्मूला हो गया आपका। W क्या है? मास ऑफ सोल्यूट।
इन ग्राम, और V क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सीसी, बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों चीजें एक हैं। हमने कहा कि इन मिलीलीटर, अब कहीं पर इन सीसी दे दिया है, इन सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको ये मानना है कि तीनों चीजें क्या है, एक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर, ये पहला फार्मूला था बेटा, और दूसरा ये फार्मूला हो जाएगा परसेंट स्ट्रेंथ बाई मास, या W बाई कैपिटल W। यहाँ पर हो जाएगा W अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब ध्यान देना, जो ऊपर वाला W है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर दिखाना था उधर, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये वाला, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों मास हैं, तो दोनों की यूनिट क्या रखना होगा आपको, सेम रखना होगा। दोनों की यूनिट क्या रखना होगा बेटा, सेम रखना होगा। अब दोनों, अगर 1 ग्राम है तो दूसरा भी किस में रखा जाएगा, ग्राम में रखा जाएगा। दूसरा भी किस में रखा जाएगा, ग्राम में रखा जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, डिफिनेशन में यहाँ पर 100 मिलीलीटर लिखा गया है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ गया। तो चूंकि जैसे आपको अभी बताया गया ना कि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का मास ना लिया जा सके, मास भी लिया जा सकता है। तो अगर मास लिया जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH is present in 40 ग्राम NaOH is present in 400 milliliter solution. Find its percent strength. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम, पहला क्वेश्चन हो गया है भैया, पहला हो गया। दूसरा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर, ग्लूकोज, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 5 liter solution, in 5 liter solution with 20% strength, 5 liter solution with 20% strength, 20% strength। 2-3 लाइन छोड़ के या 7 लिखो, 7 लिखो। अगला क्वेश्चन बेटा, 25 ग्राम NaOH, 25 ग्राम NaOH is dissolved, 25 ग्राम NaOH is dissolved in 75 ग्राम water, in 75 ग्राम water to form a solution, to form a solution, to form a solution. Find its percent strength, find its percent strength। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखना आपको पसंद करेंगे भैया, फार्मूला आपका परसेंट स्ट्रेंथ, W अपॉन कैपिटल W, सॉरी W अपॉन V इंटू क्या हो जाएगा 100, तो कितना है 40 अपॉन 400 इंटू 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 10%। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड वाला परसेंटेज W अपॉन V इंटू क्या का 100, कितना यहाँ पर परसेंटेज है 20। W फाइंड करना है कितना 5 लीटर है तो लीटर ही रहेगा मिलीलीटर, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और ऊपर तो 100 आपका रहेगा ही, तो अब ये 2 जीरो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा कैंसिल, तो W इक्वल टू कितना 20, ये 5 और 10 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 ग्राम। और तीसरा का परसेंट, यहाँ पर W अपॉन कैपिटल W इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या करें ऊपर 25 नीचे कितना 25 प्लस 75 गुणे 100, तो कितना रहेगा 25 बटे 100 गुणे 100, कितना परसेंट ईमानदारी से बता दो नीचे वाला किसको नहीं समझ में आया, तीसरा सबको आ गया। ये देखो ये 75 ग्राम 75 ग्राम वाटर था, तो वाटर सॉल्यूशन तो नहीं ना, जब उसमें सोल्यूट डिजॉल्व करोगे तब सॉल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूट कितना 25, सॉल्वेंट कितना 75, दोनों जोड़ दिया तब सॉल्यूशन बन गया, तब है। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जो बोलने चल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो फोर्थ क्वेश्चन बोलने चल रहा है आपके एनसीईआरटी का है। बोले क्या देखिए 300 ग्राम of a solution having 25% strength W by capital W and 400 gram of a solution having 40% strength W by capital W is mixed up. Find percent strength of resulted solution. Find percent strength of resulted solution. तो क्या बोलना चाहो बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, mass of solute in first solution, तो कितना हो जाएगा 300 into 25 upon 100 75 ग्राम। ये तरीका जितने लोगों को समझना है वो बता रहे हैं कैसे ये हमने 300 into 25 upon 100 कर दिया, ऐसे समझो। इधर देखो कितना परसेंट स्ट्रेंथ है 25, मतलब 25 कितने में है 100 में, उल्टा बोलो 100 में है कितना 25, एक में भैया 25 upon 100, तो 300 में कितना 25 यहाँ पर 300 वही तो किया गया, वही किया गया ना, वही में डायरेक्ट कर दिया। जितना देखो 25% था, ये 25 है, ये कितना है
25। तो मतलब अगर 100 ग्राम लें तो उसमें कितना होगा 25। तो एक में कितना होगा बेटा 25 100, तो 300 में कितना होगा मतलब 25 3 बार है। वही यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन क्या करोगे बोलो भैया सेम वही काम करना है। तो कितना है 400 इंटू 40 अपॉन कितना बेटा 100, तो कितना आ गया 160। टोटल सोल्यूट मास ऑफ टोटल सोल्यूट कितना होगा 160 प्लस 75 कितना 235। ध्यान रखिएगा मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना का 300 प्लस ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 700 परसेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा W अपॉन कैपिटल W इंटू कितना बेटा 100। तो W 235 अपॉन कितना 700 यहाँ पर ये 2 किलो तो कितना हो जाएगा 33.57 कितना परसेंट आ जाएगा ठीक है बन जाएगा ना। रिमूव करना है इसको। चलो आगे आपकी यदि होगी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 milliliter solution। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 milliliter solution। यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर W अपॉन V इंटू क्या हो जाएगा W क्या बेटा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अच्छा एक और चीज पे ध्यान दो अभी इस ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो आपको कोई आपत्ति है भैया कोई आपत्ति हो बता दो नहीं ना। और इसको क्या पढ़े थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे परसेंट डिस्टेंस। तो R करके हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इक्वल टू परसेंट डिस्टेंस इंटू m। तो 2 फार्मूला हो गया। एक क्वेश्चन लिख दिया जाए क्वेश्चन 50 ग्राम NaOH is present in 250 milliliter solution। अच्छा यहाँ पर यूनिट नहीं होता है यूनिट लिखना बेटा ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या जाएगा ग्राम पर लीटर।
Find its concentration in gram per liter. Find its concentration in gram per liter. Find its concentration in gram per liter. ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो कंसंट्रेशन W/V इनटू क्या थाउजेंड, तो कितना है 50, नीचे कितना बेटा 250, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, ये आ गया 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ग्राम पर लीटर। ये हो गया कंसंट्रेशन। आगे जाएंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है। शुरू करें, लिखो जल्दी लिखो। Normality. Number of gram equivalent of solute in 1000 milliliters are in 1 liter solution. In normality. यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल सॉल्यूशन को n से, कैपिटल N से 1 ग्राम इक्विवेलेंट solute in 1 liter solution। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में क्या हो, 1 लीटर में कितना बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल में बेटा इसको n/2 लिखेंगे। और ध्यान देना इधर हम से देखो, यहाँ पर n/2 आ गया ना, तो n को जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं 1 को उसी वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, बाकी पूरी डिफिनेशन वही। तो जैसे सेमी नॉर्मल क्या होगा, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आधा ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है तो उसको क्या कहेंगे, सेमी नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर देसी नॉर्मल क्या लिखेंगे, n/10, मतलब 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है। 20 नॉर्मल n/5, 70 नॉर्मल फार्मूले पे अगर लोग चर्चा करें थोड़ा सा भैया, फार्मूले पे चर्चा करें बेटा, तो इस फार्मूले को समझिएगा, एक ही फार्मूला है जिसको कई रूप में हम लोग चेंज करेंगे। तो देखना यहाँ पर नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान दो, जैसा डिफिनेशन आपको दिया है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है, ये तो डिफिनेशन दिया है, फार्मूला हो गया। अब ध्यान देना बेटा, ऊपर और नीचे ध्यान रखिए, ऊपर और नीचे हम 1000 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आप केवल देखिएगा 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ा कोई फर्क नहीं, कहने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा क्या, ये ग्राम यहाँ पर लिखे ना, और 1000 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, और यहाँ लीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। तो एक स्टेप काट के फिर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो जो अगला फार्मूला मिलने वाला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, और यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अच्छा, अगले स्टेप पे आते हैं, नॉर्मलिटी, ध्यान देना बेटा, ये W, ये सबसे पहले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, अपॉन ई, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो लोग कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। और अभी 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये नॉर्मलिटी हो जाएगा। भाई ध्यान दो, इतने को आप ग्राम इक्विवेलेंट कहते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट है ऊपर वाला, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अच्छा, फिर से तीसरा फार्मूला हो चुका है, इसी को चौथे रूप में देखो, इतने को अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले कंसंट्रेशन बोला था, देखो W/V × 1000 को क्या बोला था, कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब अभी भी कंसंट्रेशन वाला, ये नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन क्या, ई बार इक्विवेलेंट मास। और ध्यान दो, कंसंट्रेशन को अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था, परसेंट डिस्टेंस इंटू 10, परसेंटेज इंटू क्या बोला था, 10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉर्मलिटी का अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें, यहाँ पर परसेंट डिस्टेंस इंटू 10 अपॉन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। हाँ, शर्त ये है कि ये फार्मूला यहाँ पर क्या लिखे, परसेंट डिस्टेंस, और परसेंट डिस्टेंस दो तरीके से आपने प्राप्त करा, बाई मास और बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर बाई क्या है, मास है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर ये कब फार्मूला यूज करोगे, जब बाई परसेंट, बाई क्या दिया होगा बेटा, वॉल्यूम। अच्छा ध्यान देना, इधर समझिएगा, थोड़ा समझिए, पे लिखिए, यहाँ पर बाई मास दिया होता है, ध्यान दीजिएगा, बाई मास दिया होता, तो वॉल्यूम को किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो मास में बदल जाए, डेंसिटी से। किससे मल्टीप्लाई करें, डेंसिटी से। तो अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले समझ लीजिए इसको, मास हो जाएगा। तो फार्मूले में कहीं पर मास है, जैसे यहाँ पर बाई वॉल्यूम, मान लो 5% बाई वॉल्यूम, NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बताओ, ठीक है, 5% बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फार्मूला आ जाएगा। लेकिन कह दिया 5% बाई मास NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बताओ, तो बाई मास तो हम लोग कहीं पढ़े नहीं हैं, तो इस डेंसिटी को रिमूव करना पड़ेगा। तो डेंसिटी रिमूव कैसे होगी, ऊपर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर और नीचे डेंसिटी रिमूव हो गई नहीं हो गई, हो गई ना। इसका मतलब बाई वॉल्यूम में फिर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया,
बाई वॉल्यूम में क्या करेगा, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब अभी ये हो गया कि हम लोगों को जो यहाँ पर एक और फार्मूला अगर लिखना चाहें तो परसेंट डिस्टेंस, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं डेंसिटी, और यहाँ पर क्या लिख रहे हो इक्विवेलेंट मास। ये कब यूज करोगे, परसेंट बाई मास दिया होगा। और यहाँ पर जो डी है ये डेंसिटी है, इसको कई बार ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है। डी को क्या लिखा होगा बेटा, जैसे मैं यहाँ पर डेंसिटी गेट पढ़ा दिए, हो सकता है क्वेश्चन में क्या लिखा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो आज आपको कुछ फार्मूले बता दिए गए, 4-5 फार्मूले हो गए हैं। कल आप इन फार्मूलों को पढ़ के आइएगा, एक और काम करके आइएगा। पता नहीं सारे कुछ बच्चे तो रहे होंगे पहले लेक्चर पे, सबसे पहले लेक्चर पे इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे, तो जो बच्चे उस लेक्चर पे थे उतना वो पढ़ के आएंगे, ठीक है? नहीं थे तो कल हम थोड़ा सा हिंट देंगे, लेकिन हम उतना डिटेल में तो फिर से नहीं पढ़ाएंगे। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, हाँ, मोलर मास बाई एम फैक्टर, ठीक है? तो अब वही तो जानना है कि एम फैक्टर किसका क्या लेंगे। बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो किसका एम फैक्टर क्या लेंगे हम बताएंगे भी, लेकिन एक बार आप पढ़ के आएंगे थोड़ा सा आपका भी काम आसान रहेगा। नहीं तो हम जल्दबाजी में लिख देंगे तो आपको लगेगा कि तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आप पढ़ जाएंगे, ठीक है? कल इस पर पूरा नॉर्मलिटी, हाँ, कल पूरा नॉर्मलिटी ही चलेगा, और नॉर्मलिटी कल खत्म हो गया इसका तो हम समझेंगे कि जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है? ठीक है।